नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। संसद में लगातार 6 दिन से जारी हंगामा और बवाल का सिलसिला आज थम जाएगा। 20 जुलाई को मानसून सत्र शुरू होने के बाद जंतर मंतर प्रोटेस्ट को लेकर संसद में कोई कामकाज नहीं हो सका, लेकिन अब आज संसद में हालात सामान्य होते नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर आपको दे दे, विपक्ष लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा से अब भागेगा नहीं, वो चर्चा में भाग लेगा। ये चर्चा लोकसभा में दोपहर 1 बजे के बाद शुरू होने की संभावना है। इस दौरान कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, गौरव गोगोई, केसी वेणुगोपाल बोलेंगे, जबकि समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव एंटी पेपर लीक बिल पर अपना पक्ष रखेंगे। एनसीपी की तरफ से सुप्रिया फूले यानी शरद पवार गुट की तरफ से सुप्रिया फूले और तृणमूल कांग्रेस से सौगत राय भी चर्चा में हिस्सा लेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल लोकसभा में बिल पेश किया था, लेकिन विपक्ष के लगातार हंगामे के कारण इस पर चर्चा नहीं हो पाई थी। उसके बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने विपक्षी दलों के नेताओं के साथ कई दौर की बातचीत की थी और अब दोनों ही सदनों की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के पैरा खिलाड़ी सुश्री शर्मिला धनखड़ ने स्वर्ण पदक व सुश्री शिल्पा के शायल ने कांस्य पदक जीता है। श्री सर्वेश कुमार सारे, श्री वलूरी अजय बाबू, सुश्री ज्ञानेश्वरी यादव ने रजत पदक एवं सुश्री बिंदिया रानी देवी ने कांस्य पदक जीतकर इस प्रतियोगिता में भारत का गौरव बढ़ाया है। भारत की 18 वर्षीय स्क्वैश खिलाड़ी सुश्री अनाथ सिंह ने कनाडा में वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियन 2026 खिताब जीतकर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। मैं सदन की ओर से देश की मान बढ़ाने वाले सभी खिलाड़ियों को उनके योगदान के लिए एवं टीम इंडिया कोच सबको, परिवारजनों को हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। एक अच्छा संदेश लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई और सबसे पहले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के सम्मान में बातें कही। मान बढ़ाया गया। वाकई में जिन्होंने देश का सम्मान बढ़ाया उनका मान सदन से भी होना चाहिए। तस्वीरें दोनों ही सभाओं से आपके सामने लाइव। धन्यवाद देता हूं। प्रश्न काल है। आप क्या चाहते हैं? नो, मैं सभी दलों से पुनः अपील करता हूं कि महत्वपूर्ण विधेयक पर हम चर्चा करें, संवाद करें, अपने मत और विचारों को रखें। सरकार से भी और प्रतिपक्ष से भी मेरा ये आग्रह है कि सभी माननीय सदन सहमति बनाए और आज हम 2 बजे इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, ऐसा सभी लोगों ने सहमति व्यक्त की है। समय सरकार और प्रतिपक्ष बैठकर समय तय कर लेगा और मेरा आपसे आग्रह है, आज और निवेदन कर रहा हूं मैं, कितना भी गतिरोध हो, कितना भी बड़ा मुद्दा हो, लेकिन मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं, प्रश्नकाल में गतिरोध नहीं होना चाहिए। आप प्रश्नकाल के बाद 12 बजे गतिरोध पैदा करें। हमारे कृषि मंत्री जी बहुत उत्तेजित हैं जवाब देने के लिए। मेरा आप सबसे आग्रह है
वो क्या है, खड़े होने की मुद्रा में पूरा रोड से। मेरा आप सबसे आग्रह है कि सदन चले, चर्चा हो, संवाद हो, सबके मत विचार आए, एक हमारी भी बात सुनी जाए सर। पूरे देश के अंदर एक सकारात्मक दिशा जाए कि संसद में चर्चा संवाद होती है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि प्रश्नकाल में गतिरोध पैदा नहीं करें। माहौल तो बनाइए। चलिए, सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। 2 बजे ही एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा की शुरुआत होगी। विपक्ष अभी भी गतिरोध उत्पन्न करने की कोशिश कर रहा था, लगातार नारेबाजी कर रहा था। पैलेट गन के मुद्दे पर जवाब विपक्ष चाहता है। बार बार स्पीकर की तरफ से ये समझाया गया कि सकारात्मक संदेश पूरे देश में जाना चाहिए। लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। 2 बजे से ही एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा लोकसभा में शुरू होगी, जहां पक्ष और विपक्ष के वक्ता खड़े होकर एक दूसरे पर वार पलटवार करेंगे। जहां विपक्ष ने अपनी पूरी तैयारी सरकार को घेरने की कर ली है, तो वहीं सरकार की भी पूरी तैयारी है कि विपक्ष के एक एक नैरेटिव को सदन के अंदर से ध्वस्त किया जाए और एंटी पेपर लीक बिल, जो कि पेपर माफियाओं की कमर तोड़ने के लिए लाया गया है, वो बिल दोनों ही सदनों से पास करा लिया जाए। दोपहर 2 बजे लोकसभा की कार्यवाही जब फिर से शुरू होगी तो एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा शुरू होगी। आइए आपको बता देते हैं दोनों पक्ष से कौन कौन नेता, आज कौन कौन सांसद सदन में बोलने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से मोर्चा खुद राहुल गांधी संभालेंगे। इस वक्त प्रियंका गांधी क्या कह रही हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। किन परिस्थितियों ने इन्होंने इस्तीफा दिया और फिर उनका यहाँ पे स्वागत हो रहा है जैसे कोई सुपरस्टार का आगमन हो रहा है। इस सरकार में कोई विश्वास नहीं कर सकता। आज भी स्टूडेंट्स को परेशान किया जा रहा है। मैंने देखा कुछ इंस्टाग्राम के हैंडल जिसमें लड़कियों की फोटो चिपका रहे, मतलब पोस्ट किए हुए और कहा है कि इन लोगों ने ऐसा ऐसा किया। ये क्या बात है? या तो आप बातचीत कर रहे हैं, या आप इस समस्या को सुलझाना चाहते हैं, या फिर सब स्टूडेंट्स के आप पीछे पड़े हुए हैं और आप उनको दबाना चाहते हैं। अभी भी बीजेपी सांसदों ने। तो प्रियंका गांधी को आपने सुना। प्रियंका गांधी कह रही हैं कि ये तो कम से कम बताना चाहिए सरकार को कि किन परिस्थितियों में इस्तीफा शिक्षा मंत्री ने दिया है। साथ ही साथ कल जो शिक्षा मंत्री का स्वागत हुआ उस पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, संसद भवन में आज एनडीए के सांसदों ने भी प्रदर्शन किया। पंजाब में पेपर लीक के मुद्दे पर यह प्रदर्शन किया गया है और पंजाब के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा एनडीए के सांसदों ने आज संसद परिसर से मांगा है। बड़ी खबर आपको दे दें, एनडीए ने पंजाब के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा। पंजाब में भी 6 परीक्षा पत्र लीक हुए थे और आप जानते हैं आम आदमी पार्टी की सरकार है पंजाब में। आम आदमी पार्टी लगातार जंतर मंतर में छात्रों के प्रदर्शन में शामिल रही, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगती रही और इसलिए अब सत्ता पक्ष ने आम आदमी पार्टी से यह सवाल पूछा है कि आप अपने प्रदेश में शिक्षा मंत्री का इस्तीफा कब लेंगे। 6 पेपर लीक के बाद आपकी जवाबदेही क्या है? और इसलिए आज जो पोस्टर आप देख रहे हैं ये सरकार के सांसदों के हाथ में पोस्टर है। पंजाब शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लो, 6 पेपर लीक हुए हैं, उस पर इस इस्तीफे की डिमांड है। हालांकि मुख्यमंत्री भगवंत मान ये कह चुके हैं कि उनके प्रदेश में कोई परीक्षा पत्र लीक नहीं हुआ है, लेकिन ये कोरा झूठ है। संसद की कार्रवाई शुरू होने से पहले जहां विपक्षी गठबंधन ने अपनी रणनीति तय की है, वहीं एनडीए का दूसरा मंगल मिलन हुआ है। एनडीए सांसदों की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी मौजूद थे, लेकिन आज मोदी नहीं बोले। आज की बैठक में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और ललन सिंह ने अपने विभाग से जुड़े हुए विषय रखे। पीयूष गोयल ने बैठक में बताया कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि एफटीए से कैसे देश को फायदा होगा। साथ ही उन्होंने ये जानकारी भी दी कि किसानों के हित को कैसे सुरक्षित रखते हुए एफटीए किया जा रहा है। आज की बैठक की खास बात यह थी कि इसमें टीएमसी के बागी सांसद भी पहुंचे, जिस पर ममता गुट के साथ कांग्रेस ने भी एतराज जताया। तो आज ये मंगल मिलन दूसरी बार हुआ है एनडीए के सांसदों का। इसमें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन तो नहीं हुआ, लेकिन ललन सिंह और पीयूष गोयल ने अपने अपने विभाग से संबंधित मुद्दों को इस बैठक में रखा है, जहां पीयूष गोयल ने एफटीए की चर्चा की, यानी कि फ्री ट्रेड डील की चर्चा की और ये बताया कि कैसे ये देश के हितों को साधकर
ट्रेड डील की जा रही है। यह भी बताया कि किसानों के हितों को ध्यान में रखकर यह ट्रेड डील की जा रही है। तो इसके साथ ही साथ जो टीएमसी के बाकी सांसद हैं आज इस बैठक का हिस्सा हुए, जिस पर टीएमसी ममता गुट की तरफ से इस पर विरोध जताया गया, तो कांग्रेस ने भी विरोध जताया। एनडीए की बैठक में टीएमसी के बागी शामिल हुए तो सौगत रॉय ने उन पर जोरदार अटैक किया। सौगत रॉय ने कहा कि ये लोग ममता की तस्वीर लगाकर जीते थे, लेकिन चुनाव के बाद ममता के साथ गद्दारी की है। एनसीपीआई के जो सांसद है वो तृणमूल कांग्रेस का सांसद होकर जीता था, ममता बनर्जी को तस्वीर लगा के जीता और बीजेपी का विरोध करके जीता। वो तो पार्टी के साथ गद्दारी किए हैं, पार्टी छोड़ दिए हैं, और जो बीजेपी का विरोध में जीता था वो बीजेपी के साथ शामिल हो रहे। ये गद्दारी के बारे में हम क्या बोलेंगे। इधर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने एनडीए के मंगल मिलन को पूरी तरह से असंवैधानिक करार दिया। मंगल हो रहा है, मंगल मिलन हो रहा है, ये तो नाजायज, गैर कानूनी, क्योंकि डिफेक्शन अब 10 शेड्यूल में हो नहीं सकता, मर्जर हो सकता है। तो जब तलाक ही गलत है तो ये निकाह तो गैर कानूनी है, और फिर मोदी जी कर रहे हैं तो ऐसे भी गैर कानूनी होगा। वहीं एंटी पेपर लीक बिल पर इमरान मसूद का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि युवा विरोधी सरकार है, ये छात्रों के साथ अन्याय है। सांसद इमरान मसूद जी हमारे साथ हैं। सर, जब कल हमारी आपसे बात हुई तो आपने कहा था कि चर्चा करेंगे, लेकिन कल भी चर्चा नहीं हो पाई, लगातार विरोध प्रदर्शन रहा, संसद चल नहीं पाया। आज फिर से समय रखा गया है, पेपर लीक को, जो एंटी पेपर लीक बिल है उसे पेश किया जाएगा। इसी के अंदर लगे हुए हैं। जो पहला कानून था उसके अंदर चार्जशीट दाखिल नहीं की। अगर चार्जशीट दाखिल नहीं होगी तो फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या करेगा? पुराना कानून के अंदर तो आप चार्जशीट दाखिल नहीं कर रहे हैं, नया कानून के अंदर और आपने उसके अंदर कानून में और सख्त प्रावधान कर दिए। चलिए हम मान लिया, लेकिन एनटीटीए तबाह हो गया, पूरा शिक्षा का तंत्र तबाह हो गया। ये बच्ची आई सुबह मेरे पास, उस बच्ची ने जो ओएमआर शीट थी उसको चैलेंज किया, और चैलेंज इसलिए किया कि उसने जो क्वेश्चन दिए थे, अटेम्प्ट किए थे, उसमें क्वेश्चन नंबर 24, 27, 30, 31, 35, 31 क्वेश्चन उसका खराब गलत था, लेकिन 4 क्वेश्चन उसके बिल्कुल सही थे जो हमारे शीट में नहीं दिखा रहे। अगर ये 4 क्वेश्चन आ जाए उसके 16 मार्क्स प्लस हो जाएंगे, उसको कॉलेज मिल जाएगा। अगर उसको कॉलेज नहीं मिलेगा वो डिप्रेशन में जाएगी बच्ची। ये बच्चों के साथ जाती है, बच्चों के साथ अन्याय है, और ये सरकार पूरी तरीके से युवा विरोधी सरकार है। एनडीए में भी कुछ बदलाव किए गए हैं, 5 ऐसे सीनियर मेंबर ऐड किए गए हैं जो एनडीए में सुधार करेंगे, जो आने वाले पेपर होंगे उनके लिए इस तरीके से। मैं अभी के पेपर की भी सुधार करेंगे, नहीं करेंगे? मैं ये पेपर, ये बच्ची मुझे लिख कर देकर गई है, इस बच्ची का लेंगे, अभी आज लिख के भी भेजूंगा एनटीटीए को, मैं खुद भी भेजूंगा। मैं इसमें भी कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे? नीट के बाद गुजरात की मशहूर आयुर्वेद यूनिवर्सिटी भी पेपर लीक के शक में विवादों के घेरे में है। जामनगर की गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी में BAMS 3rd ईयर के शल्य तंत्र 1 सब्जेक्ट की परीक्षा में पेपर लीक होने के आरोप लगाए गए। दावा यह किया जा रहा है कि 20 जुलाई को हुए एग्जाम से पहले व्हाट्सएप पर वायरल हुए 12 जरूरी सवालों में से 11 पेपर में पूछे गए थे। इसके बाद छात्रों और अलग अलग छात्र संगठनों ने निष्पक्ष जांच की मांग की। हालांकि विवाद शुरू होते ही यूनिवर्सिटी ने पूरे मामले की जांच के लिए कमेटी भी बना दी। फिलहाल मामले ने तूल पकड़ लिया। छात्र लगातार निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं, तो यूथ कांग्रेस और NSUI ने पूरे मामले की निष्पक्ष और हाई लेवल जांच की मांग की है। साथ ही संगठनों ने चेतावनी दी है कि अगर इस मामले में सही कार्रवाई नहीं होती है तो आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन किया जाएगा। गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के 26 परीक्षा केंद्रों के ऊपर तारीख 17 से एग्ज़ाम स्टार्ट हुई थी। उसके अंदर 20 तारीख को एक पेपर की स्क्वाड मेंबर के थ्रू हमें जानकारी मिली है कि उन्होंने उनकी नज़र में आया है कि ये पेपर लीक हुआ है। ये पेपर पूरा होने के बाद हमें मालूम पड़ा था और हमने इसके ऊपर कार्रवाई चालू की है, ये देखने के लिए कि भी ये पेपर पर्टिकुलर कॉलेज में सर्कुलेट हुआ है या दूसरे कॉलेजेस में भी हुआ है। क्योंकि ये ऑफिस हमें मतलब पेपर पूरा होने के बाद आई है
तो हमें थोड़ा सा इस पे डाउट ये है कि पेपर के बाद ये वायरल हुआ है या पेपर से पहले भी हो गया था। तो एक बार हम इसकी तपास के काम सौंपा है, जांच का काम चालू किया है। लगभग तीन अधिकारियों की हमने कमेटी बनाई है। वो जो भी है रिटर्न एग्जाम पूरा होने के बाद तुरंत अपना अहवाल देगी। उसके अकॉर्डिंग विद्यार्थियों अथवा जो भी अधिकारी जिन्होंने पेपर बनाया है, जिन्होंने मॉडरेट किया है, या यूनिवर्सिटी का कोई भी कर्मचारी है, तो उसके ऊपर जो है बड़ी खबर आपको दे दें, संसद में आज कार्रवाई शुरू होने के साथ साथ हंगामा हुआ और फिर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कार्रवाई को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। अब दोपहर 2 बजे से फिर बिल के ऊपर डिस्कशन शुरू हो पाएगा या नहीं, इसे लेकर एक सवाल इसलिए है क्योंकि कल ये कंसेंसस बनते हुए दिखाई दिया था। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की तरफ से ही जो प्रयास किए गए थे और विपक्ष को भी समझाने में सरकार कुछ हद तक कामयाब रही कि ये एक ऐसा बिल है जो परीक्षा लीक पर अंकुश लगाने में मददगार साबित होगा। ये देश के छात्रों के भविष्य का मसला है, इस पर विपक्ष और सरकार को कम से कम चर्चा करनी चाहिए। और विपक्ष भी ऐसे नैरेटिव में बिल्कुल नहीं फंसना चाहता जहां सरकार उसके ऊपर यह आरोप लगाए कि सरकार तो देखिए बच्चों के भविष्य को लेकर सजग है, लेकिन विपक्ष उनके साथ नहीं खड़ा है। ऐसे में आज बिल पर डिस्कशन तो होना तय है, बस सवाल यह है कि कितना हंगामा होता है, कितने आरोप प्रत्यारोप होते हैं, क्योंकि पैलेट गन का मुद्दा हो, लाठीचार्ज का मुद्दा हो, आंसू गैस के गोले दागे गए, FIR की गई, वो तमाम मुद्दे उठाए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से। प्रियंका गांधी वाड्रा का तो बयान भी हमने आपको सुनाया जिसमें वो ये कह रही थी कि आखिर ये इस्तीफा क्यों हुआ, इस बात पर सरकार जवाब दे। और फिर जो कल स्वागत करके एक संदेश देने की कोशिश सरकार कर रही है, इसका क्या मतलब है? तो ये आप बात मानकर चलें कि दंगल तो होगा और जमकर होगा। अब डिस्कशन कितना हो पाता है, जहां राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, गौरव गोगोई, KC वेणुगोपाल कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपनी बात रखेंगे, तो वहीं समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव अपनी बात रखेंगे। सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ये बिल पेश करेंगे। और इस बीच बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने बताया कि NDA सांसदों की बैठक में आज क्या क्या हुआ है, सुनिए पहले। एक बहुत बड़ी जानकारी दी गई कि किस प्रकार से हमारा जो FTA है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उसके कारण आज हमारे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो हमारा टारगेट है वो अब सफल होना शुरू हुआ है। और मैं आपको बताऊं, आज जो पीयूष गोयल जी की जानकारी है उसमें देश के उन सभी लोगों को जो निर्यात करते हैं, देश के बाहर अपना प्रोडक्ट भेजते हैं, पहली बार भारत के लिए वर्ल्ड का वो बाजार खुला है जो बहुत बड़ा मार्केट है और जीरो टैक्स पे। तो इसका आज बहुत अच्छी जानकारी मिली। एंटी पेपर लीक बिल पर बड़ी खबर आपको दे दें, सरकार की तरफ से सयानी घोष भी बोलेंगी। ये बिल उन्होंने कहा कि छात्रों के फायदे के लिए है, विरोध के लिए सिर्फ बिल का विरोध किया जा रहा है। आप सुने उन्होंने क्या कहा। आज तो मैंने पहली बार NDA की मीटिंग में हिस्सा लिया और बहुत ही एनरिचिंग, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव एक मीटिंग थी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी वहां पे उपस्थित थे, गृह मंत्री जी थे, दूसरे माननीय मिनिस्टर्स भी थे। आज FTAs पे विस्तारित रूप से आलोचना की गई और उसके साथ ब्लू इकोनॉमी जो है हमारे देश में बढ़ती हुई एक इकोनॉमी, उस सेक्टर पे भी प्रेजेंटेशन दिया गया। अच्छा लगा मुझे, सकारात्मक आलोचनाएं हुई। और आज तो यहाँ पे बिल इंट्रोड्यूस किया गया था कल। हम चर्चा करेंगे आज, 6 दिन बाद संसद चलने वाला है। आप क्या सोचती है? जेनजी तो हमारे दिल की धड़कन है, देश के युवा, देश का छात्र, वो देश के गर्व है। और जिस तरह से उन्होंने प्रदर्शन किया, जिस तरह से वो आगे बढ़ के आए, मुद्दा उठाया पेपर लीक का, नीट का, इससे उन्होंने एक मैसेज दिया है पूरे देश में कि भारत में गणतंत्र जिंदा है और सरकार आगे बढ़ के आई।
सरकार को भी ये बिल लाने का मौका मिला। आगे जाकर हम कोशिश करेंगे जो बिल में है उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? ठीक है, बिल में जैसे देखिए, मुझे तो नहीं लगता कि किसी को भी कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना चाहिए। जिसने भी जो भी ये बिल जिसने भी पढ़ा है, मुझे नहीं लगता कि अगर आपको सरकार का विरोध करना है तो वो अलग बात है, लेकिन इस बिल का विरोध अगर सच में छात्र और युवाओं का हित चाहता है कोई, उनके हित में ये बिल लाया गया। देखिए, आज जो इस बिल में पेपर लीक को लेकर इतनी सख्ती बरती गई है, उसको लेकर भी लगातार बयान सामने आ रहे हैं। पेपर लीक माफिया की कमर टूट जाएगी, लगातार बताया जा रहा है। बिल के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति पेपर लीक का दोषी पाया जाता है तो उसे 5 से 10 साल की सजा होगी, जबकि 50 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान है। अगर सर्विस प्रोवाइडर दोषी पाया जाता है तो 8 साल की सजा और 5 करोड़ रुपए का जुर्माने का प्रावधान है। साथ ही बिल में प्रावधान है कि अगर सर्विस प्रोवाइडर दोषी पाए गए तो एग्जाम का पूरा खर्चा उससे वसूला जाएगा। साथ ही उसे 8 साल तक ब्लैकलिस्ट भी किया जाएगा। अगर संगठित माफिया दोषी पाया जाता है तो 10 साल तक सजा और 10 करोड़ रुपए के जुर्माने का भी प्रावधान है। बिल के मुताबिक सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेंगे, जिनमें रोजाना सुनवाई होगी। चार्जशीट दाखिल होने के 90 दिन के अंदर अंदर ट्रायल पूरा करना होगा। साथ ही जांच एजेंसी को पेपर लीक केस की जांच 2 महीने के अंदर अंदर पूरी करनी होगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, आज दोपहर 2 बजे से इस बिल पर चर्चा होने की उम्मीद जताई जा रही है। पेपर माफिया के खिलाफ सबसे कड़ा कानून तैयार कर लिया गया है। ये बिल तैयार हो चुका है। आज से एक नए युद्ध का आगाज हो रहा है माफिया तंत्र के खिलाफ। अब इसमें सरकार को विपक्ष का कितना सपोर्ट मिलता है, देखना यह होगा कि क्या विपक्ष की तरफ से कोई सुझाव भी आते हैं। यदि सुझाव आते हैं तो उसके ऊपर फिर कितना त्वरित सरकार काम करती है, और क्या यह भी संभावना है कि यह बिल फिर जेपीसी को भेजा जाए और फिर इसे पास किया जाए। पास होने की प्रक्रिया भी बड़ी स्पष्ट है कि लोकसभा से कोई भी बिल पहले पास होता है, फिर अपर हाउस यानी कि राज्यसभा में बिल जाता है, और जब ये बिल दोनों ही सदनों से पास हो जाता है तो फिर राष्ट्रपति के पास कानून की शक्ल लेने के लिए हस्ताक्षर के लिए पहुंचता है। और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कोई भी विधेयक कानून की शक्ल लेता है। तो ये वो प्रोसेस है जो सरकार करने के प्रयास में है। विपक्ष भी एक ऐसा सख्त कानून चाहता था, पेपर लीक पर लगाम लगाना चाहता था। तो अब अगर यूं देखें कि छात्र की बात मानी गई है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है, सरकार ये भी कह चुकी है कि किसी भी छात्र के ऊपर कोई एफआईआर नहीं होगी और जो एफआईआर हुई है वो भी वापस ली जाएगी। तो प्रश्न ये है कि अब विपक्ष हंगामा करता है। बात होगी पीओके की, जहां प्रदर्शन के बीच एक बार फिर मुनीर की आर्मी ने कत्लेआम कर दिया है। बड़ी खबर आपको दे दी, रावलकोट में लॉन्ग मार्च के दौरान पाकिस्तानी सेना ने प्रदर्शनकारियों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें 17 लोगों की जान चली गई, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। रावलकोट में इस वक्त हालात बेहद खराब हैं, चारों तरफ लाशें बिछी हुई हैं। पीओके में जारी चुनाव के बीच मुनीर ने कत्लेआम मचा दिया। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि लॉन्ग मार्च निकाल रहे थे, तभी अचानक पाकिस्तानी सेना ने उन पर फायरिंग कर दी। दूसरी तरफ पंजाब पुलिस और पीओके पुलिस के जवान आंसू गैस के गोले दाग रहे थे। गोलीकांड के बाद सभी प्रदर्शनकारी फिर से रावलकोट के ईदगाह मैदान में इकट्ठा हो गए। पूरे पीओके में 5 जून से इंटरनेट सेवाएं बंद हैं और जून से जारी फायरिंग में अब तक करीब 100 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। दावा किया जा रहा है कि रावलकोट में इस वक्त लाशें बिछी हुई हैं। गोलियों की आवाजों के बीच पीओके में प्रदर्शनकारी गोलियों के बीच ही आसिम मुनीर और उसकी फौज की बर्बरता की गवाही दे रहे हैं। ये देखें, पूरा मनहत्तम फायरिंग पर शैलिंग की जा रही है। ये देखें, इससे बड़ा क्या जुल्म हो सकता है। ये देखें, लोग बिल्कुल पूरा मन अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं और इन पे जो है ना पाकिस्तानी फोर्सेज की तरफ से शैलिंग की जा रही है। इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। लोगों के पास एक ही हथियार है, वो है नारा। आगे लोगों के पास किसी किस्म का हथियार नहीं है, पूरा मन वे पे आगे बढ़ रहे हैं और जो है ना नारे मारते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जो है ना ये देखिए, पाकिस्तानी रेंजर जो है ना आंसू गैस और स्ट्रेट फायर जो है ना, सालों को शर्म नहीं आती इस रोड पे जहाँ पे खून ही खून है, गोलियां मार रहे हैं हमारे भाइयों को। क्या तमाशा है ये?
आप हमारे पैसों पे पलते हैं। ये गोलियां हमारे टैक्स के पैसे से खरीद के हमें मार रहे हो। सालिमो, यहाँ जवाब न दिया, कब्र में तो दौड़ गए, कलमा नहीं पढ़ते तुम क्या? इतना तो श्रीनगर में हमारे ऊपर जुल्म नहीं हुआ, ये क्या कर रहे हो? हक की आवाज वर्सेस गोलियों की बरसात। मुनीर बना जनरल डायर, निहत्थों पर फायर। मुनीर ने पीओके में 19 लाशें बिछा दी। पाकिस्तान की करतूत, कैमरे पर पक्के सबूत। कश्मीरियों की लाशों से पट गया रावलाकोट। मुनीर पीओके से भागेगा, भारत तिरंगा लहराएगा। पाकिस्तानी सेना ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की है। 17 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। कई लोग अभी भी लापता हैं। लोगों का कहना है कि पीओके में पाकिस्तानी सेना नरसंहार कर रही है। प्रदर्शनकारी लोगों से जान बचाने की अपील कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी ये दावा कर रहे हैं कि रावलाकोट लाशों और घायलों से भरा हुआ है। रावलाकोट में अनगिनत लाशें बिछी हुई हैं। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल पीओके में बीते कई दिनों से प्रदर्शन जारी है। मुनीर के खिलाफ प्रदर्शन जारी है और इस प्रदर्शन को कुचलने के लिए मुनीर कैसे सरेआम गोलियों का इस्तेमाल कर रहा है, वो आवाजें सुनकर आपको समझ में आ जाएगा, वहां लोगों की बातें सुनकर आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन इस बार पीओके में भी लोगों ने ठान लिया है कि किसी भी सूरत हाल में पाकिस्तानी फौज के सामने झुकना नहीं है। आसिम मुनीर को मजा चखाना है और इसीलिए ये प्रदर्शन तेज होते जा रहे हैं। लगातार बरस रही गोलियों के बीच में भी लोग सड़कों पर इकट्ठा होकर आसिम मुनीर के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। अभी तक की जानकारी के मुताबिक जब से प्रदर्शन शुरू हुए हैं तब से लेकर अभी तक 100 लोगों की जान जा चुकी है। 100 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन फिर भी इस वक्त पीओके की सड़कों पर जो हुजूम उमड़ा हुआ है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान की हुकूमत के सामने अब कितना बड़ा संकट आकर खड़ा हो गया है। चौतरफा पाकिस्तान कैसे टूट रहा है इसका अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है। पीओके में भारी बवाल है, लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। आसिम मुनीर कोशिश तो कर रहा है कि जैसे तैसे इन प्रदर्शनकारियों के हौसले तोड़े जाएं, लेकिन उसकी हर एक कोशिश नाकाम साबित हो रही है। उसकी हर एक गोली से प्रदर्शनकारियों का जज्बा और भी ज्यादा दुगना हो रहा है और लोग सड़कों पर आकर पाकिस्तानी हुकूमत और आसिम मुनीर के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। ये 3 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। रावलाकोट की तस्वीर जहां पर भारी हिंसा हुई, प्रदर्शनकारियों पर सामने से गोलियां दागी गई, कई लोगों की जान पहले भी जा चुकी है और कल की हिंसा में भी कई लोगों की जान गई है। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से है, जहां 25 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में हुए प्रदर्शन के दौरान जमकर तोड़फोड़ हुई थी। मामले में पुलिस ने एक्शन लेते हुए 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सीसीटीवी और वीडियो से आरोपियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी की है। इनमें से एक माफिया अतीक अहमद के गढ़ मरियाडीह का रहने वाला है। इन सभी को देर शाम जेल भेज दिया गया। आरोपियों की गिरफ्तारी होते ही समाजवादी पार्टी के विधायक विस्मा यादव और सोरांव विधायक थाने पहुंचे। उन्होंने पुलिस पर पकड़े गए युवकों को छोड़ने का दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें समझाकर वापस भेज दिया। गिरफ्तार आरोपियों पर बीजेपी के झंडे लगे गाड़ियों को निशाना बनाने का आरोप है। प्रयागराज में तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ पुलिस ने एक्शन लिया, तो समाजवादी पार्टी के विधायक इनका बचाव करने के लिए पुलिस थाने पहुंचे और जाहिर है पुलिस ने सबूत माकूल दिखाए होंगे और इसलिए समझा बुझाकर यहां से समाजवादी पार्टी के विधायक रवाना हो गए। जो जानकारी मिल रही है कि इन्होंने बीजेपी के झंडे लगी हुई गाड़ियों को निशाना बनाया था। सीसीटीवी के जरिए इनकी पहचान हुई और फिर कानूनी कार्रवाई हुई। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि जब केंद्र सरकार ने वादा किया था कि किसी भी छात्र के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी तो फिर ऐसी धोखाधड़ी क्यों, जबकि पुलिस का कहना है कि पकड़े गए लोगों में से एक भी छात्र नहीं है।
तो अखिलेश यादव समेत पूरा विपक्ष इसी मसले को मुद्दा बना रहा है। इसी मसले को लेकर सरकार पर अटैकिंग मोड में है कि जब सरकार ने वादा किया था कि किसी पर भी मुकदमा दर्ज नहीं होगा, तो फिर गिरफ्तारी किस बिना पर की जा रही है। 25 तारीख को थाना सिविल लाइन क्षेत्र के अंतर्गत जो पत्थर गिरजाघर पर विरोध प्रदर्शन हुआ था, उस दौरान कुछ उपद्रवी तत्व भी उसमें शामिल हुए थे और उनके द्वारा पब्लिक की कुछ गाड़ी में तोड़फोड़ की गई थी। और उनके संबंध में जो गाड़ी के ओनर्स थे, उनके द्वारा थाना सिविल लाइंस में अब तक 3 FIR दर्ज की जा चुकी हैं। उसमें उपद्रवियों के जो चेहरे हैं वो वीडियो फुटेज और CCTV फुटेज के माध्यम से उनकी जानकारी की गई थी। अब तक टोटल 10 ऐसे लोग जो उपद्रवी थे उनको गिरफ्तार किया जा चुका है और उनको रिमांड पर जेल भेजा जा चुका है। और बाकी अन्य जो उपद्रवी हैं उनकी वीडियो फुटेज के आधार पर उनकी पहचान कराई जा रही है और उनके खिलाफ भी विधिक कार्रवाई आवश्यकता अनुसार सुनिश्चित की जाने की प्रयास किया। मैंने बैकग्राउंड भी चेक किया था तो ये छात्र नहीं थे और इनमें से कुछ का जैसे कोई फल या सब्जी बेचता है, कोई होटल में सफाई का कार्य करता है, कोई एक तो इसमें से एक थाने का हिस्ट्री शीटर भी है। तो इस तरह के इसके बैकग्राउंड हैं और इनमें से छात्रों की दृष्टि से इनमें से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो छात्र था। और रुचि कुमार हमारी सहयोगी इस वक्त जुड़ गई है ज्यादा जानकारी के साथ। रुचि, ये तो तय है कि उत्तर प्रदेश में अगर कोई उपद्रव करेगा, छात्रों की आड़ में अगर कोई माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करेगा, तो बेशक कितना भी दबाव विपक्ष बनाए, कार्रवाई भी होगी, जेल भी जाना पड़ेगा और पुलिस आगे भी ऐसी ही कार्रवाई करती रहेगी। पुलिस बिल्कुल कह रही है कि ये लोग प्रदर्शनकारी नहीं थे और जिस तरह से आंदोलन हो रहा था उसमें जो हिंसा हुई, ये जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, जो गाड़ियां सिविल लाइंस में जो वहाँ चर्च है उसके पास तोड़ी गई थी, उसके CCTV में ये कैद हुए हैं कि ये लोग गाड़ियों में तोड़फोड़ कर रहे हैं, उनको उलट रहे हैं, उनके शीशे तोड़ रहे हैं। तो पुलिस बिल्कुल साफ है कि ये सभी लोग छात्र नहीं हैं, ये उपद्रव करने वहाँ पे आए थे, माहौल बिगाड़ने के लिए आए थे और उनके पास इसके सब सबूत है। जहाँ तक बात समाजवादी पार्टी की है, समाजवादी पार्टी लगातार ये कह रही है कि जो छात्रों का आंदोलन था, छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। अब अखिलेश यादव ने भी कहा है कि जब सरकार ने कहा कि कोई मुकदमा नहीं होगा तो फिर ये मुकदमा क्यों हुआ है। तो इसका जवाब पुलिस के पास है कि क्योंकि ये लोग हिंसा कर रहे थे, ये माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए इनकी गिरफ्तारी हुई। और सिर्फ यही नहीं, पुलिस ये भी कह रही है कि और लोगों की भी पहचान की जा रही है। जो पूरे रास्ते CCTV लगे थे उनको देखा जा रहा है कि जो लोग वहाँ पर थे, जो छात्र नहीं थे, जैसे ये बताया कि कोई फल वाला था या हिस्ट्री शीटर था, इस तरह के लोग हैं, तो आगे भी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, यानी किसी छात्र को छेड़ा नहीं जाएगा, लेकिन कोई उपद्रवी अगर छात्रों के बीच में आकर माहौल खराब करेगा तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। ये तय है उत्तर प्रदेश में। शुक्रिया आपका रुचि तमाम जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर हरियाणा के नूह से आ रही है। नूह में ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में जबरदस्त हंगामा हुआ। मंत्री विपुल गोयल की मौजूदगी में कांग्रेस विधायक और मामन खान और बीजेपी नेता नसीम अहमद के बीच तीखी नोकझोंक हुई। मंत्री विपुल गोयल ने मामले को शांत कराया। बताया जा रहा है कि फिरोजपुर के गांव में पानी और कैंसर की समस्या को लेकर माहौल गर्मा गया। फिरोजपुर झिरका के विधायक मामन खान और बीजेपी के पूर्व प्रत्याशी नसीम अहमद के बीच जमकर बहस हुई। दोनों नेताओं ने क्षेत्र में पेयजल संकट और विकास कार्यों को लेकर अपने अपने पक्ष रखे। मंत्री के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ, लेकिन किस बात को लेकर बहसबाजी हुई वो आपको सुनाते हैं। एक मिनट तो आप डॉक्टर कमी बताएंगे, खूब बताएंगे, जी भर के बताएंगे। जो बात उठाई गई, जवाब में था कि रेनीवेल का पानी आता है, जांच कराएंगे। तो विधायक मंत्री जी, वैसे कैंसर की जो बीमारी है पूरे जिले में बड़ी डेथ पड़ी है और ये कहता कि डेली पानी जो डिमांड है पूरे की। और इस बीच एक बड़ी खबर, कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट के बाद देश भर के छात्र प्रदर्शनकारियों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने का सिलसिला शुरू हो चुका है। छात्रों के आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते हैं। प्रदर्शनकारियों पर दर्ज केस वापस होने शुरू हो गए हैं। बिहार और असम की सरकारों ने नोटिफिकेशन जारी कर इसकी जानकारी दी है। 26 जुलाई शाम 6 बजे से पहले तक की सभी FIR रद्द कर दी गई हैं। बिहार में कुल 24 FIR हुई थी और 355 लोगों को जेल भेजा गया था। सभी को रिहा किया जाएगा। FIR रद्द कर दी गई है और आगे कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा।
उधर असम में दर्ज 5 एफआईआर रद्द करने और गिरफ्तार 13 आरोपियों को रिहा करने का भी आदेश जारी किया गया है। वहीं बंगाल सरकार भी छात्रों के प्रदर्शन के दौरान दर्ज केस रद्द करने का आदेश जारी कर सकती है। कल कॉकरोच जनता पार्टी की डेलीगेशन के साथ सरकार के नुमाइंदों की मीटिंग करीब 3 घंटे चली थी। सीजेपी ने बिहार, असम और बंगाल में छात्रों पर हो रहे एक्शन पर ऐतराज जताया था। सीजेपी का कहना है कि सरकार के मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने छात्रों पर दर्ज केस वापस लेने का भरोसा दिया था। जितने लोग डिटेन या अरेस्ट हैं सबको रिहा करने का आश्वासन दिया था। अगर छात्रों पर कार्रवाई जारी रहेगी तो कॉकरोच जनता पार्टी फिर से मैदान में उतर जाएगी, जिसके बाद इन तीनों ही राज्यों में जो एफआईआर दर्ज की गई थी उनको रद्द किया गया है। 2 राज्य सरकारों ने आदेश जारी कर दिया है। बिहार सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर छात्र आंदोलन के दौरान हुई सभी एफआईआर रद्द करने का आदेश दिया। तो इधर असम सरकार की तरफ से भी ऐसा ही नोटिफिकेशन जारी हुआ। 26 जुलाई की शाम 6 बजे से पहले तक के मुकदमे वापस लेने का ऐलान दोनों ही सरकारों की ओर से कर दिया गया है, जिसकी डिटेल आपके सामने है। छात्र आंदोलन के दौरान बिहार में 24 एफआईआर दर्ज की गई थी और 355 लोगों को जेल भेजा गया था। तो वहीं 5 एफआईआर असम में दर्ज थी। 13 लोग गिरफ्तार किए गए थे। सभी को रिहा करने का आदेश दोनों ही राज्यों में जारी कर दिया गया है। आशुतोष रांका ने कहा था कि अगर छात्रों पर दर्ज केस वापस नहीं होते तो कॉकरोच जनता पार्टी फिर से सड़क पर उतरेगी। हम उम्मीद करते हैं कि अगर एक सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर सरकार की तरफ से एक एग्रीमेंट कर रहे हैं तो उसे ऑनर किया जाएगा। जितनी भी एफआईआर्स फाइल की गई हैं उन्हें विड्रॉ किया जाएगा। किसी भी प्रोटेस्टर या ऑर्गेनाइजर को परेशान नहीं किया जाएगा, डिटेन नहीं किया जाएगा, अरेस्ट नहीं किया जाएगा और फ्यूचर में किसी भी प्रोटेस्टर या ऑर्गेनाइजर पर कोई केस नहीं होगा। अगर कल तक ये रिटर्न एग्रीमेंट सरकार की तरफ से नहीं आता है और जितने भी अलग अलग राज्यों में छात्रों को, युवाओं को, प्रोटेस्टर्स को अरेस्ट किया गया है या डिटेन किया गया है, उन्हें रिलीज नहीं किया जाता है तो कॉकरोच जनता पार्टी फिर से प्रोटेस्ट करने को मजबूर होगी। सीजेपी के प्रतिनिधियों ने कल सरकार के नुमाइंदों के साथ बैठक की थी। इस बैठक में से लौटने के बाद सौरभ दास ने कहा कि उम्मीद है कि बिहार की तरह ही बाकी राज्य सरकारें भी ऐसा ही आदेश जारी करेंगी। वादे किए थे सरकार ने, हमें आशंका है कि वो शायद वादे नहीं रखे जाएंगे। तो वो साथ में ये गवर्नमेंट ऑफ बिहार होम डिपार्टमेंट का जो प्रेस रिलीज है जिसमें उन्होंने बोला है कि सारे एफआईआर्स वापस लिए जाएंगे प्रोटेस्टर्स के खिलाफ एंड फ्यूचर में भी कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, वो प्रेस रिलीज लेके आए थे। एंड साथ साथ हम लोग बैठ के ये डिस्कस कर रहे थे कि कौन कौन से दूसरे गवर्नमेंट्स हो सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स, जो ऐसे सिमिलर नोटिफिकेशंस निकाले जिससे प्रोटेस्टर्स को कोई हार्म ना आए। तो ऐसे ही कॉकरोच जनता पार्टी हम लोग पूरे दिन एंड जब से ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ है हम लोग प्रोटेस्टर्स के लिए काम कर रहे हैं। एंड अभी हम लोगों ने काफ़ी लंबा डिस्कशन किया, ऑलमोस्ट 1.5-2 घंटे हो गए करते हुए, अभी हम लोग निकल रहे हैं। एंड सरकार ने गारंटी दिया है कि कल तक जितने भी हमारे एप्रीहेंशंस थे कि ये स्टेट में कुछ हो जाएगा, वो स्टेट में हो जाएगा, उन सब का नोटिफिकेशंस निकल आएगा एंड प्रोटेस्टर्स एक तरीके से सेफ रहेंगे। फ्यूचर में भी उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। इस वक्त एक और बड़ी खबर छपरा से है। छात्रों के आंदोलन के दौरान पथराव का डराने वाला वीडियो भी सामने आया। वीडियो पर पत्थर से हमले की तस्वीरें आई हैं। तस्वीरें रिविलगंज की हैं जब वीडियो पुलिस टीम के साथ ग्राउंड पर मौजूद थे। प्रदर्शनकारी छात्र उन पर पथराव करने लगे। अफसरों और पुलिस की टीम क्राउड को कंट्रोल करने के लिए निकली थी और इसी दौरान हालात बिगड़ गए। रिविलगंज के वीडियो फोर्स के साथ जा रहे थे, तभी उनके सिर पर एक पत्थर आकर लगा और वो वहीं पर अचेत होकर गिर गए। पुलिस की टीम आगे बढ़ गई थी। जब उन्हें पता चला कि बीडीओ पीछे रह गए हैं और उनके सिर पर पत्थर लगा है तो फिर पुलिस की टीम वापस आई और बीडीओ को साथ लेकर गई। ये तस्वीरें घटना के बाद सामने आई है। आप देखिए, ये सड़क पर अचेत होकर गिरे हुए रिविलगंज के बीडीओ हैं जिन्हें सिर पर पत्थर आकर लगा और उसके बाद वो जमीन पर अचेत होकर गिर गए। प्रदर्शन में हिंसा का सहारा नहीं लेना चाहिए, लेकिन जब प्रदर्शन हिंसक होता है तो इस तरीके से दोनों पक्ष को चोटें आती हैं। इधर बीडीओ के सिर पर चोट की ऐसी ही तस्वीर आप देख रहे हैं।
और अब बात बाढ़ बारिश की करेंगे। देश के कई हिस्सों में इस समय मूसलाधार बारिश हो रही है। सड़कें पानी से लबालब हैं, मकान दुकान सब कुछ बारिश के पानी में डूबे हुए हैं। उत्तराखंड में कई घंटों से तेज बारिश हो रही है। आज भी राज्य के ज्यादातर जिलों में बारिश का अलर्ट है। राज्य के 3 जिलों में लैंडस्लाइड की भी खबरें हैं। नैनीताल, रुद्रप्रयाग, टिहरी, चमोली और उत्तरकाशी में सुबह से तेज बारिश हो रही है। चमोली जिले के कंचन नाला में लैंडस्लाइड के कारण बद्रीनाथ हाईवे प्रभावित हो गया है। रुद्रप्रयाग में कुंड काकड़ा के बीच केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग मलबा आने से बंद है। सोनप्रयाग गौरीकुंड हाईवे भी बाधित है, जिसके चलते केदारनाथ यात्रा फिलहाल सोनप्रयाग में रोक दी गई है। मौसम विभाग ने लोगों को नदी नालों और जलभराव वाले क्षेत्रों से दूर रहने के साथ ही यात्रा से बचने की सलाह दी है। भारी बारिश और लैंडस्लाइड के बाद उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा 2 दिन के लिए स्थगित कर दी गई है। मंगलवार और बुधवार को यात्रा स्थगित रहेगी। गढ़वाल डिवीजन के कमिश्नर ने यह ऐलान किया है। उत्तराखंड सरकार ने यह फैसला इसलिए लिया है कि लैंडस्लाइड के कारण कई जगहों पर रास्ते बंद हैं। भारी बारिश और लैंडस्लाइड के वजह से 4 धाम की यात्रा 2 दिन के लिए स्थगित कर दी गई है। बारिश की वजह से कई राज्यों में हालात बिगड़े हैं। उत्तराखंड के 3 जिलों में लैंडस्लाइड की खबर भी सामने आई। टिहरी, गढ़वाल, रुद्रप्रयाग और चमोली में तेज बारिश हो रही है। पौड़ी, गढ़वाल, नैनीताल, उधम सिंह नगर में भी तेज बारिश की खबर आई है। वहीं देहरादून में देर रात से रुक रुक कर तेज बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार आज भी कुछ इलाकों में बहुत बारिश होने की संभावना है। बारिश की वजह से आज देहरादून के सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। देहरादून में प्रेमनगर टॉन्स नदी पर बने नए पुल के पास सड़क पर बड़ा गड्ढा बन गया है। सड़क पर गड्ढे की वजह से देहरादून विकासनगर मार्ग पर ट्रैफिक प्रभावित हो गया है। 12 जुलाई को नंदा की चौकी पुल को लोगों के लिए खोला गया था। 2025 में टॉन्स नदी में आई भीषण बाढ़ के दौरान पुराना पुल क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके बाद नए सिरे से पुल का निर्माण कराया गया और लोगों को उम्मीद थी कि अब लंबे समय तक इस मार्ग पर किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन पुल खुलने के महज 16 दिन के भीतर अप्रोच रोड में बड़ा गड्ढा बनने से लोगों की चिंता फिर से बढ़ गई है। ये भ्रष्टाचार के गड्ढे हैं जो इस वक्त आप देख रहे हैं। 16 दिन में महज ये पुल कैसे गड्ढे में तब्दील हो गया, इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि भ्रष्टाचार की जो जड़ें हैं वो कितनी गहरी हैं।